डॉक्टर एस एन तिवारी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग कक्षा 12 में संग्रहित पंचलाहिट कहानी का सारांश पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पंचलाहिट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी एक आंचलिक कहानी है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आंचलिक कहानी कहते किसको हैं, आंचलिक कहानी होती क्या है। आंचलिक कहानी एक ऐसी कहानी जिसमें किसी अंचल विशेष, क्षेत्र अथवा उसके किसी एक भाग का चित्रण किया जाता है। इसमें स्थानीय दृश्यों, प्रकृति, जलवायु, त्योहार, लोकगीत तथा उस ग्रामीण क्षेत्र में बातचीत का जो विशिष्ट ढंग है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, भाषा और उनके उच्चारण की जो विकृतियां हैं आदि का समावेश बड़ी कुशलता, सतर्कता और सावधानी से किया जाता है। तो ऐसी कहानी को हम लोग आंचलिक कहानी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पंचलाहिट कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं। प्रमुख पात्र की बात करें तो इसमें पहला है अगनू महतो। अगनू महतो जो महतो टोली के पंचायत का छड़ीदार है। जब पंचलाहिट खरीद के लाई जाती है बाजार से, तो पंचलाहिट को अपने सर पर ढोकर लाने वाला जो है अगनू महतो है। इसके बाद आते हैं इसमें सरदार और दीवान, ये जो हैं पंचायत के सदस्य हैं, यानी कि महतो टोली के जो पंचायत है उसी के ये सदस्य हैं। फुटंगी झाँ जो है ब्राह्मण टोली का सदस्य है। उसी गांव में जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक गांव में जो है अनेक टोलियां होती हैं जो जाति के आधार पर विभक्त होती हैं। उसी में जो है ब्राह्मण टोली का जो सदस्य है वह फुटंगी झाँ है। इसके बाद है मुनरी। मुनरी जो है गांव की साधारण बाला है और गुलरी काकी की बेटी है। इसके बाद आता है गोधन, जो कि इस कहानी का प्रमुख पात्र है और गांव का यह एक साधारण और गुणवान व्यक्ति है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी का ताना बाना बुना गया है। इसके बाद है कनेली। कनेली जो कि मुनरी की सहेली है। गुलरी काकी मुनरी की माँ है और मुनरी जो है इस कहानी में कहीं न कहीं नायिका का भूमिका अदा करती है। इसके बाद है मूलगेन। मूलगेन जो है कीर्तन मंडली का सदस्य है। आइए देखते हैं पंचलाहिट कहानी के सारांश को। पंचलाहिट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी है। जैसा कि हम लोग अभी बात किए हैं कि आंचलिक कहानी ऐसी होती है जिसमें किसी अंचल विशेष की भाषा का, वहाँ के रहन सहन का, वहाँ के खान पान का और वहाँ के लोगों के बोलचाल का, वातावरण का हुबहू वर्णन उसमें किया जाता है। तो पंचलाहिट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी है जिसमें उन्होंने बिहार के ग्रामीण अंचल का सजीव चित्रण एवं मनोवैज्ञानिक झलक दिखाने का प्रयास किया है। इस कहानी में ग्रामीण समाज जाति के आधार पर, जैसा कि बताया गया ना कि जाति के आधार पर विभिन्न टोलियों में विभक्त हैं और सभी परस्पर ईर्ष्या और द्वेष के भाव से भरे रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक गांव में जो है जाति के आधार पर टोलियां विभक्त होती हैं और प्रत्येक टोलियां एक दूसरे को ईर्ष्या और द्वेष के भावना से क्या होते हैं देखते रहते हैं। उसका बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण इस कहानी में किया गया है। रेणु जी अप्रत्यक्ष रूप से इस कहानी के माध्यम से ग्राम सुधार की प्रेरणा अथवा संदेश को दिया है। आगे चलते हैं। पंचलाहिट कहानी में देखेंगे कि पंचलाहिट यानी पेट्रोमैक्स, जिसे आज के भाषा में हम लोग कहते हैं पेट्रोमैक्स कहते हैं, उसे पंचलाहिट की खरीदारी की बात करते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है पंचलाहिट कहानी में, पंचलाहिट यानी पेट्रोमैक्स की खरीदारी। गांव में निवास करने वाली विभिन्न जातियां भिन्न भिन्न टोली बनाकर रहती हैं। उन्हीं में से एक है महतो टोली, यानी कि यह जो बात की जा रही है पंचलाहिट कहानी में, किस टोली की बात की जा रही है? महतो टोली की। यानी कि एक गांव में विभिन्न टोलियां होती हैं, उनमें महतो टोली की बात हो रही है। महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीनों के से दंड जुर्माने की जमा राशि से रामनवमी के मेले में इस बार पंचलाहिट खरीदी। प्यारे बच्चों, हम यहाँ बता देना चाहते हैं कि जो गांव के लोग हैं उसी पंचलाहिट को पंचलाहिट के नाम से बुलाते हैं। तो इसीलिए हमें जो है जगह जगह जो है वो ग्रामीण भाषा के शब्दों को देखने को मिलेगा। पंचलाहिट खरीदने के पश्चात बचे 10 रुपये से पूजा की सामग्री भी खरीदी जाती है। मेले से पंचलाहिट की खरीदारी करने के बाद सभी खरीदार पंचगांव को लौटे, जिसमें सबसे आगे अगनू महतो पंचलाहिट का डिब्बा माथे पर लेकर आ रहा था और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच लोग थे। पंचलाहिट देखने के लिए
टोली के सभी बच्चे, औरतें, मर्द इकट्ठा हो चुके हैं और सरदार ने अपनी पत्नी को पंचलाइट की पूजा पाठ का प्रबंध करने के लिए कहा। जैसा कि हम जानते हैं कि पंचलाइट खरीदने के लिए जब इसमें बताया गया है कि टोली के जो लोग हैं, कई वर्षों तक जो जुर्माना था जो लगाया जाता था, उनकी जो धनराशि इकट्ठा हुई थी उसी पैसे से लोग जाके पंचलाइट खरीदते हैं। और पंचलाइट को जो है जब लेकर गांव में आते हैं तो सरदार जो है अपनी पत्नी से उसके पूजा पाठ के प्रबंध की बात करते हैं और जो पैसा शेष बचा रहता है उसे पूजा पाठ की सामग्री वो लोग लेकर आते हैं। तो उसका ही वर्णन इसमें किया गया है। अब दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे महतो टोली में उत्साहपूर्ण पूर्वक वातावरण, यानी कि जो महतो टोली है उसमें पंचलाइट आने से कैसा उत्साह है, इसका वर्णन इस पॉइंट में किया गया है। गांव में पंचलाइट आते ही बच्चे, औरतें और अन्य सभी लोग उत्साहित होते हैं। गांव की पंचायत का छड़ीदार अग्नू महतो सभी लोगों को पंचलाइट से दूर रहने की चेतावनी देता है, यानी कि जो पंचलाइट अग्नू महतो लेकर आता है किसी को जो है पंचलाइट के पास जाने की अनुमति नहीं देता है। वह जानता है कि अगर कुछ ठोकर लग जाएगा या कुछ हो जाएगा तो पंचलाइट टूट जाएगी, इसलिए सभी को दूर रहने का हिदायत देता है। कहीं अधिक उत्साहित लोग पंचलाइट को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचा दें। पंचलाइट आने की खुशी में औरतों की मंडली में गुलरी काकी, जो कि मुनरी की माँ है, गोसाई का गीत गुनगुनाने लगती है, यानी कि खुशी के मारे जो है गोसाई का गीत वह गाने लगती है। तो छोटे छोटे बच्चे उत्साह के कारण हुड़दंग करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि हम बताएं कि इसमें ग्रामीण शब्दों का वर्णन अधिक मिलेगा, तो इसमें हुड़दंग दिया है, यानी कि जो बच्चे हैं जैसे ही पंचलाइट खरीद के आई, बच्चे जो हैं अपने स्वाभाविक गुण का परिचय देते हुए शोर मचाने लगते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जब भी हमारे घर में कोई नवीन चीज़ें आती हैं, नई चीज़ें आती हैं, तो हम जो हमारे घर के बच्चे होते हैं उन्हें देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाते हैं। तो उसी का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक वर्णन इसमें किया गया है। टोली भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर पंचलाइट की रट लगाने लगते हैं। इस प्रकार पूरी महतो टोली का वातावरण उत्साह से भरा हुआ है, यानी कि सारा जो महतो टोली के जितने भी सदस्य हैं सभी लोग इस बात को लेकर उत्साहित हैं क्योंकि आज उनके यहाँ पंचलाइट आया है और पंचलाइट के प्रकाश में जो है उन्हें चारों तरफ उसका प्रकाश छिटकते हुए, यानी उसके प्रकाश से पूरा जो महतो टोली प्रकाशित होते हुए दिखाई देगी, इसीलिए सभी लोग उत्साहित हैं। अगला पॉइंट है पंचलाइट जलाने की समस्या। सबसे बड़ी समस्या आ गई कि पंचलाइट तो खरीद के आ जाती है, लेकिन उसको जलाने की समस्या यह थी कि उसको जलाएगा कौन। देखते हैं इसमें, महतो टोली के सभी लोग पंचलाइट के आने से अत्यधिक उत्साहित हैं, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या यह आ जाती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि इस पंचलाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को पंचलाइट जलाना नहीं आता था। महतो टोली के किसी भी घर में अभी तक डिबरी नहीं जलाई गई थी, क्योंकि सभी लोग पंचलाइट की रोशनी को ही सभी ओर फैला हुआ देखना चाहते हैं। जैसा कि इसमें कहा गया है कि जो महतो टोली के लोग थे, किसी के घर डिबरी, जैसा कि प्राचीन काल में, आज जो है हम बहुत विकास कर चुके हैं तो आज हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन पहले जो है डिबरी जलाई जाती थी और उसी के प्रकाश से जो है घर में प्रकाश होता था, बच्चे उसी से पढ़ते थे, घर का अनेक जो कार्य हैं उसी से होता था। तो इसमें बताया जा रहा है कि महतो टोली के किसी भी घर में अभी तक डिबरी नहीं जलाई गई है, क्योंकि सभी लोग जो है उस पंचलाइट के प्रकाश का आनंद लेना चाहते थे। पंचलाइट के न जलने से सभी के चेहरे उतर जाते हैं। पंचलाइट के न जलने की खबर सुनकर राजपूत टोली के लोग महतो टोली का मजाक बनाने लगते हैं। इसके बावजूद पंचों ने तय किया कि दूसरे टोली के व्यक्ति की मदद से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो पंचलाइट कोई जलाने वाला जो है महतो टोली में नहीं है। अब समस्या आ जाती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन, यानी कि जो अभी तक पूरे जो महतो टोली में जो अभी तक उत्साह था वो धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। सभी के चेहरे पर उदासी छा जाती है कि पंचलाइट जलाने वाला कोई नहीं था और राजपूत टोली के लोग जो है महतो टोली का मजाक उड़ा रहे हैं और इससे जो है
उस महतो टोली के पंचों ने यह तय किया कि दूसरी टोली के व्यक्ति को बुलाकर हम पंचलाइट को जलवाएंगे नहीं, चाहे आज यह पंचलाइट जले या न जले, हम अंधेरे में रह लेंगे, लेकिन इस पंचलाइट को किसी दूसरे टोली के व्यक्ति से नहीं जलवाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि पंचलाइट जलाने के लिए गोधन को बुलाना, यानी कि अगले पॉइंट में हम लिखेंगे कि पंचलाइट जलाने के लिए गोधन को बुलाना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी, गुलरी काकी की बेटी का नाम है मुनरी, आप लोग याद रखिएगा, को पता था कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, लेकिन पंचायत में गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था, क्योंकि गोधन रोज मुनरी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता था। परंतु आज गोधन की आवश्यकता महतो टोली के लोगों को पड़ गई थी। इसी आवश्यकता को जानते हुए मुनरी ने अपने सहेली कनेली के द्वारा सरदार तक यह सूचना पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। सभी पंचों ने सोच विचार कर अंत में यह निर्णय लेते हैं कि गोधन को बुलाकर उसी से पंचलाइट जलवाया जाए, क्योंकि यह टोली की इज्जत और प्रतिष्ठा का सवाल है। अतः सरदार द्वारा गोधन को बुलाने का आदेश दिया जाता है। प्यारे बच्चों, जो कि हम इसमें पढ़े हैं कि जो गुलरी काकी की बेटी है मुनरी, उसको पता है कि गोधन जो है पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन समस्या यह थी कि उन्हीं पंचों के द्वारा जो है गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया गया था। कारण यह था कि वह गोधन जो है मुनरी को देखकर सलम सनम का सलीमा का गीत गाता था, और इसकी शिकायत उसकी माँ गुलरी काकी ने पंचायत के सामने रखी थी। तो पंचों ने उसका जो है हुक्का पानी बंद कर दिया था और गाँव से बाहर कर दिया था। तो यानी कि इस प्रकार उसे गाँव से जो है निष्कासित कर दिया गया था, अपने जात से उसे निष्कासित कर दिया गया था, और उस पर जो है दंड लगाया गया था, और उसने दंड नहीं भरा था, इसलिए लोग उसे गांव से बाहर कर देते हैं। लेकिन आज समस्या यह थी कि गोधन के अलावा कोई भी उस महतो टोली में पंचलाइट को जलाने वाला नहीं था। लेकिन यह जानते हुए जब सभी लोग जाने कि आज उसकी आवश्यकता है, तो जो मुनरी है और वो अपने सहेली को बताती है कि सरदार से वह कहे कि गोधन जो है पंचलाइट जलाना जानता है। जैसे ही यह सूचना पंचायत के सदस्यों और सरदार के पास पहुंचती है, तो सरदार द्वारा आदेश दिया जाता है कि गोधन को बुला लिया जाए। अगले पॉइंट में चलते हैं। अगला पॉइंट है गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना, यानी कि गोधन के द्वारा पंचलाइट को जलाना। देखेंगे इसमें सरदार द्वारा गोधन को बुलाने के लिए छड़ीदार को भेजा जाता है, परंतु वह नहीं आता है। तत्पश्चात गुलरी काकी गोधन को मनाने जाती है, तो वह मान जाता है और पंचलाइट जलाने के लिए तैयार हो जाता है। सर्वप्रथम वह पंचलाइट में तेल भरता है और पंचलाइट जलाने के लिए स्प्रीट मांगता है, परंतु पंच स्प्रीट खरीदना ही भूल जाते हैं। अब न होने पर एक बार फिर टोली के लोगों के चेहरे मुरझा जाते हैं। गोधन होशियार लड़का है, वह स्प्रीट न होने पर नारियल के तेल से ही पंचलाइट जलाने का प्रयास करता है, और धीरे धीरे पंचलाइट जलने लगता है। पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठती है, जिसे देखकर सभी के चेहरे खिल उठते हैं। कीर्तन मंडली के लोग एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि करते हुए कीर्तन शुरू कर देते हैं। इस अवसर पर पंचलाइट जलाकर गोधन ने सबका दिल जीत लेता है। प्यारे बच्चों, इसमें हम पढ़े हैं कि गोधन को पंचलाइट जलाने के लिए बुलाया जाता है, और गोधन जब पंचलाइट जलाने के लिए आता है, जब उसे बुलाने के लिए छड़ीदार को भेजा जाता है, तो वो इनकार कर देता है कि मैं जो है जलाने के लिए नहीं आऊँगा। इसके बाद जो है गुलरी काकी जाती है उसे मनाने के लिए। कारण यह था कि वह जानता था कि यह कल पुर्जे वाली मशीन है, कुछ बिगड़ जाएगी तो पंच का क्या भरोसा। वो कहता है कि पंच का क्या प्रतीत कि अगले दिन फिर हम पर जुर्माना लगा दे, इसलिए वो जलाने के लिए नहीं आता है। लेकिन गुलरी काकी के जाने के बाद वह मान जाता है और वह आता है पंचलाइट जलाने के लिए। लेकिन एक समस्या और आती है कि पंचलाइट जलाने के लिए स्प्रीट की आवश्यकता होती है, लेकिन पंचों द्वारा वह खरीद कर नहीं लाया गया है। और जैसे ही वह स्प्रीट मांगता है और स्प्रीट न होने की बात कही जाती है, तो पुनः जितने भी लोग थे उस टोली के लोग सबके चेहरे उदास हो जाते हैं। लेकिन
गोधन बड़ा होशियार लड़का था। उसने कहा कि नारियल का तेल लाइए और नारियल के तेल से मैं इस पंचलाइट को जला दूंगा, और जलाने का प्रयास करता है। धीरे धीरे पंचलाइट जलने लगती है और उसका प्रकाश चारों ओर फैलने लगता है। सबके चेहरे पर फिर रौनक आ जाती है, उत्साह से भर जाते हैं सभी लोग। और जो कीर्तनी मंडली का जो मूलगेन था वह अपने साजबाज के साथ महावीर स्वामी की जय की ध्वनि करते हुए कीर्तन शुरू कर देता है, और गोधन इस प्रकार सबका जो है, जितने भी टोली के लोग हैं, सबका दिल जीत लेता है। अगला पॉइंट है पंचों द्वारा गोधन को माफ करना। यानी कि पंचों द्वारा गोधन जो कृत्य किया था उसके लिए उसे जो यह काम किया इसके लिए जो है उसे माफ कर दिया जाता है। इसी का वर्णन है, देखते हैं। गोधन ने जिस होशियारी से पंचलाइट को जला दिया था उससे सभी प्रभावित होते हैं। गोधन के प्रति सभी लोगों के दिल का मैल दूर हो जाता है। मुनरी बड़ी हसरत भरी निगाहों से गोधन को देखती है। सरदार गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाकर कहता है कि तुमने जात की इज्जत रखी है, तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। प्यारे बच्चों, इसमें जो है गोधन को जो है सरदार द्वारा माफ कर दिया जाता है, और वो कहता है, सरदार द्वारा कहा जाता है कि तुमने आज जो है हमारी जाति का, हमारी टोली का इज्जत रख लिया है, इसलिए आज जो है तुम्हारा सात खून भी क्या होगा, माफ हो जाएगा। खूब गाओ सलीमा का गाना, अब तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अंत में गुलरी काकी गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित करती है। गोधन ने एक बार फिर मुनरी की ओर देखा और नजरें मिलते ही लज्जा से मुनरी की पलकें झुक जाती हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, इस कहानी में हम लोग देखें कि जो गोधन कभी जो है जात से यानी कि अपनी टोली से बहिष्कृत कर दिया जाता है, उसके इस कृत्य द्वारा कि वह जो है मुनरी को देखकर सलम सलीमा का गाना गाता है, और उसे जो है पंचों ने उसे दंड जुर्माना लगाया था। दंड जुर्माना न भरने के कारण उसे जात से बहिष्कृत कर दिया था। लेकिन जब उसने उस पंचलाइट को जला देता है तो फिर पुनः जो है वही उन्हीं पंचों के द्वारा कहा जाता है कि आज से तुम्हारा सात खून माफ। प्यारे बच्चों, इस कहानी के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं। इसका बड़ा ही सजीव और यथार्थ चित्रण फणीश्वर नाथ रेणु ने इस कहानी के माध्यम से किया है। परोक्ष रूप से रेणु जी ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। इसी के साथ कहानीकार ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से संबंधित जो पीडीएफ है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज बस इतना ही। यदि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। प्यारे बच्चों, एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो पंचलाइट कहानी है यह हर वर्ष जो है बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है, और 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से आता है। और इसमें जो है प्रश्न जो है 2 प्रकार से पूछा जाता है। या तो पूछा जाता है कि पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, या कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए। तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो आज का यह वीडियो जो है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।